हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के ऊपर। सबसे पहले ब्लड के ऊपर चर्चा करने से पहले आपको एक बात बता देना चाह रहे हैं कि अगर आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लिए है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप अपना ब्लड ग्रुप चेक नहीं कराए हैं तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कराइए और आप अपना जो सबसे करीबी हो या अपने घर के किसी मेम्बर से शेयर कर लीजिए, क्योंकि खुदा न खास ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कौन जानता है भविष्य। अगर ऐसा हो गया, कहीं पे आपका एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा ब्लड आपके शरीर से बाहर आ गया और आपको तत्काल ब्लड की ज़रूरी है, तो उस समय ब्लड चेक कराने में बहुत से कम समय लगेगा, तो 15 से 20 मिनट लगेगा। तब तक हो सके बहुत देर हो चुका होगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लीजिए जितना जल्द हो सके। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या सब बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड क्या है, क्यों ब्लड ग्रुप को ए, बी या ए बी या ओ में ही बांटा गया है। ए बी सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, ओ सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ए पॉजिटिव या ए निगेटिव यानी कि आरएच फैक्टर क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या है। यदि ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को शरीर में चढ़ाया जाए यानी ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या होता है, और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अगर ए बी निगेटिव वाले व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो क्या होगा। तो इसी सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ब्लड क्या है। तो ब्लड एक प्रकार के सेल है। जैसा कि हमारे पूरे बॉडी सेल से मिलकर बना है, उसी प्रकार से ब्लड भी सेल से मिलकर बना है। अब जान लेते हैं ब्लड में सेल सब कौन सा है। तो देखिए, ब्लड के सेल को दो टाइप से बांटा गया है। पहला हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया कार्पल। प्लाज्मा 55% और कार्पल 45% होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर और 10% प्रोटीन होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप के लिए हमको कार्पल पढ़ना जरूरी होता है, यानी कि रुधिराणु। तो चलिए ठीक है, कार्पल पढ़ लेते हैं। कार्पल को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला हो गया WBC, दूसरा हो गया RBC और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। WBC को ल्यूकोसाइट, RBC को इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। लेकिन अक्सर कन्फ्यूज हो जाता है कि किसका होगा ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो चलिए इसके याद करने की हम ट्रिक है। इसका ट्रिक होता है लेट, L से ल्यूकोसाइट, E से इरिथ्रोसाइट और T से थ्रोम्बोसाइट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले हमने WB सजाया, उसके बाद RBC और उसके बाद प्लेटलेट्स। लेकिन इन तीनों में से भी ब्लड ग्रुप के बारे में RBC से हमको पता चलता है, WBC और प्लेटलेट से हमको ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं चलता है। चलिए फिर भी थोड़ा थोड़ा WBC और प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, WBC क्या है। इसको फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पल। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। आप कहिएगा बोन मैरो कहाँ होता है, तो बोन मैरो हड्डी के बीच में होता है। आप चिकन यानी कि मुर्गा के मीट खाए होंगे, तो बीच में देखिए मुर्गा के मीट यानी पैर को खाते होइएगा तो बीच में रहता है, मीठी टाइप से जैसे लगता रहता है, वही बोन मैरो होते हैं। वहाँ पे ही WBC का निर्माण होता है। WBC का संख्या 10,000 होता है और इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना, यानी कि इसका मुख्य कार्य होता है बीमारी से लड़ना। जैसे आपको बुखार हो गया तो दवाई लीजिएगा तो सही हो जाएगा, और दवाई नहीं लीजिएगा तो क्या सही नहीं होगा 3-4 दिन में अपने सही हो जाएगा। तो वो कौन सही किया, यही WBC, यही एंटीबॉडी निर्माण करके उससे लड़ा और लड़ के मार दिया। लेकिन जब एड्स बीमारी होता है ना, तो एड्स बीमारी में इस WBC पे ही प्रहार करता है। देखिए, एड्स कोई बीमारी नहीं है, उसे बीमारी का घर कहा जाता है। यानी कि अगर एड्स आपको हो जाएगा तो WBC के लिम्फोसाइट में T सेल को प्रभावित कर देता है। जब आपका WBC समाप्त हो गया तो कोई भी बीमारी आएगा, और आएगा तो 1 साल 2 साल छूटबे नहीं करेगा। बुखार लगेगा 1-1.5 साल से लगले है, सर्दी हुआ है 1-1.5 साल से लगले है। तो मुख्यतः WBC का काम होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में 2 से 2.5 लाख होता है, एवरेज तब समझिए 2 लाख। और इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी ब्लड क्लॉटिंग का कार्य। यानी कहने का मतलब आप कहीं कट जाता है तो वहाँ से खून बहने लगता है और ऑटोमेटिक खून बहना बंद हो जाता है। तो खून बहना बंद किसके कारण हुआ, इसी प्लेटलेट्स के कारण। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इसका और WBC दोनों का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, लेकिन RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। अब क्या होता है कि जब डेंगू बुखार आपको होगा ना, तो डेंगू बुखार में क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगता है। यानी कि 2 लाख होता है एवरेज तम, और जब डेंगू बुखार हो जाएगा तो प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगेगा, यानी कि 2 लाख से 1,80,000 हो जाएगा।
उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा। यानी कि आपको अगर 80,000 हो गया तो समझिए बहुत ही डेंजर कंडीशन में आप चले गए। डेंगू बुखार में उसे डोलो टेबलेट दिया जाता है इसको कंट्रोल के लिए। वैसे आप प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए बकरी का दूध या नारियल पानी या फ्रूट इस सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आरबीसी। देखिए आरबीसी से ही ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है ब्लड ग्रुप का निर्माण। तो ब्लड ग्रुप सबसे पहले था आरबीसी। आरबीसी का आकार गोल यानी ओ के समान होता है, एबीसीडी में ओ होता है, इसी के समान होता है। और उसके सरफेस पे देखिएगा आप ए टाइप से और बी टाइप से, उस पे सरफेस पे इस प्रकार के सरफेस पे एक शेप होता है। और आरबीसी के अंदर में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में ही लोहा पाया जाता है। और लोहा के कमी से रक्त एनीमिया यानी रक्त अल्पता यानी एनीमिया बीमारी होता है। और ये जो आरबीसी के सरफेस पे आप ए टाइप से या बी टाइप से जो लिखा हुआ है आधा बी, वो जो है वो एंटीजन है। और इसी एंटीजन से ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। हमारे आरबीसी के सरफेस पे लगभग 346 टाइप के एंटीजन पाया जाता है। और इस 346 टाइप के एंटीजन से 35 टाइप के ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। लेकिन हम लोग कितना टाइप के ब्लड ग्रुप का जानते हैं? 2 टाइप, एबीओ और आरएच यानी कि पॉजिटिव निगेटिव, यही ना जानते हैं। तो चलिए ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इस 35 टाइप के ब्लड ग्रुप को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक पैरासाइटिक ब्लड ग्रुप और दूसरा नॉन पैरासाइटिक ब्लड ग्रुप। पैरासाइटिक ब्लड ग्रुप उसे कहा जाता है जिसे टेस्ट करना अनिवार्य होता है, यानी कि हमेशा उसको टेस्ट करना अनिवार्य होता है। लेकिन नॉन पैरासाइटिक में इसे हमेशा टेस्ट करना अनिवार्य नहीं होता है। समझिए 99% में नहीं है इसको ज़रूरी पड़ता है, 1% रियर केस में इसको टेस्ट करने का ज़रूरी पड़ता है। समझिए नहीं करना, टेस्ट करना ज़रूरी नहीं पड़ता है। अगर आप नॉन पैरासाइटिक के एग्जांपल देखिएगा तो हो जाएगा डफी ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप। और पैरासाइटिक ब्लड ग्रुप में ही आ जाता है एबीओ और आरएच फैक्टर, ये दोनों पैरासाइटिक ब्लड ग्रुप में आता है। तो चलिए ठीक है, अब एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम जानते हैं, यानी कि पैरासाइटिक ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप एक नाम सुने हैं एंटीजन। आखिर एंटीजन क्या है? तो चलिए पहले एंटीजन के बारे में बढ़िया से समझ लेते हैं। इसको बढ़िया से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन करता है। देखिए एंटीजन एक प्रकार के केमिकल है। हमारे शरीर में भी बहुत सारे केमिकल का निर्माण हुआ है। अगर कोई ऐसा केमिकल जो हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी निर्माण करता है। और एंटीबॉडी निर्माण करके उसको मार देता है। मार दिया तो ठीक है, और मारने की कोशिश करता है। तो समझिए कोई एंटीजन बाहर से हमारे शरीर में आया और हमारे शरीर में पहले से वो एंटीजन आया था कभी, तो उसके लिए हमारा शरीर ऑलरेडी एंटीबॉडी बना के रखा है। तो एंटीबॉडी कहा है एंटीबॉडी जाओ उसको मार दो। अगर कोई नया एंटीजन आया तो हमारा शरीर कहेगा कौन है रे, कौन? तो हम हैं। फिर तोरा तो नहीं पहचानते, तू कौन है? क्या नहीं पहचानते, क्या है, लड़िए हमसे। तो तुरंत कहेगा एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो। तो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये एंटीबॉडी बनेगा तो एंटीजन से लड़ाई करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद अगर एंटीबॉडी एंटीजन को मार देता है तो ठीक है। अगर नहीं मार पाता है तो समझिए रिएक्शन के बाद आपको पता है कोई नया चीज़ का निर्माण होता है। अब वो नया टाइप के एंटीजन यानी नया प्रकार के केमिकल का निर्माण हो गया। अब उसके लिए फिर हमारा शरीर दूसरा एंटीबॉडी बनाएगा। क्या एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो रहा है, नहीं मरा है, फिर से बनेगा, फिर दोनों मिलेगा, फिर भी नहीं मार पाया, फिर नया एंटीजन का निर्माण। ऐसे करते करते हमारे पूरे शरीर के कोशिका को मार देता है और इस प्रकार से हमारा मृत्यु हो जाता है। तो आप समझ गए एंटीजन क्या हो गया। तो उसी को हम इस पे बनाए हैं। देखिए एंटीजन को हम बड़का ए लाए हैं और एंटीबॉडी को छटका ए से अति कर दी है, सूचित कर दी है। तो देखिए जिस प्रकार के एंटीजन हमारे शरीर में आता है उसी प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगर ए टाइप के एंटीजन आया तो ए टाइप के ही एंटीबॉडी का निर्माण होगा। बी टाइप के एंटीजन आया तो बी टाइप के ही एंटीबॉडी का निर्माण होगा। इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के निर्माण से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो चलिए अब ब्लड ग्रुप देखते हैं।
देखिए पैरासाइटिक ब्लड ग्रुप में ABO और RH फैक्टर आता है। तो पहले ABO देख लेते हैं, उसके बाद RH फैक्टर। तो ABO यानी कि ब्लड ग्रुप जानने के लिए हमको तो ये बात का पता चल गया कि एंटीजन का पता करना ज़रूरी होता है, यानी जिस टाइप के एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप उसी के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। जैसे देखिए RBC के सरफेस, यानी कि पहला RBC के सरफेस पे आप देखिएगा तो A टाइप के एंटीजन है, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप A हो गया। दूसरा पर देखिएगा तो B टाइप के एंटीजन, ये देखते हैं ना B के चश्मा वाला होता है ना, आधा चश्मा देखते हैं उस पर लगा हुआ है RBC के सरफेस पे, इसलिए इसको B ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और जिस पे A टाइप के एंटीजन और B टाइप के एंटीजन दोनों पाया जाता है उसे AB ब्लड ग्रुप। और जिस पे कुछ भी नहीं पाया जाता और RBC एकदम सफाचट रहता है, उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं रहता है, तो उसे O टाइप के ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो ABO से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्माण हुआ। तो चलिए हम इसको एक ग्राफ में बना देते हैं। एक साइड लिख दिए ब्लड ग्रुप, उसके बाद लिख दिए एंटीजन और उसके बाद लिख दिए एंटीबॉडी। और इधर देख लेते हैं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्माण हुआ है, A, B और AB और O, ये लिख दिए। तो देखिए ब्लड ग्रुप अगर A रहेगा तो एंटीजन भी A होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप का निर्माण एंटीजन के आधार पर होता है। और एंटीजन A होगा तो एंटीबॉडी इसमें B होगा। क्यों? अभी आपको बताया है कि अगर सेम टाइप के एंटीजन और सेम टाइप के एंटीबॉडी रहेगा तो दोनों रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने के बाद एक नया केमिकल यानी नया एंटीजन का निर्माण कर लेगा। तो देखिए भगवान कितना सोच समझ के हमारे ब्लड ग्रुप को निर्माण किया है कि देखिए ये एंटीजन है तो हम ये एंटीबॉडी नहीं रखेंगे, नहीं तो रिएक्शन करने लगेगा। और B रहेगा तो एंटीजन भी B रहेगा और एंटीबॉडी यहाँ A बना लेगा। और AB रहेगा तो देखिए AB है, तब देखिए एंटीजन भी AB रहेगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप का निर्माण एंटीजन पर। अब देखिए एंटीबॉडी, अब देखिए इसमें A भी एंटीजन है और B भी एंटीजन है। देखिए भगवान कितना सोच समझ लिया है, कहा कि अगर एंटीबॉडी A चाहे B कुछ हो देंगे तो रिएक्शन कर लेगा, इसलिए कहा दूर इसमें एंटीबॉडी रखबे न करेंगे। अब देखिए O में इसमें ना तो कोई एंटीजन था नहीं, इसलिए इसका नाम O रखा है। अब जब कोई नहीं एंटीजन है तब भगवान का अच्छा इसमें एंटीजन नहीं है, इसमें दो गो एंटीबॉडी रख देते हैं। तो देखिए इसमें दो गो एंटीबॉडी रख दिया है और रिएक्शन का कोई लफड़े नहीं, क्योंकि रिएक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ होता है। अब चलिए ब्लड ट्रांसफ़र करना सीखते हैं कि क्यों A ब्लड ग्रुप B वाला को नहीं चढ़ाया जाता है। तो चलिए देखिए, अब A ब्लड ग्रुप आप B को चढ़ाइए तो क्या होगा। जब ये आप A ब्लड ग्रुप B को चढ़ाइएगा तो A वाला एंटीजन B में आएगा। चूँकि B ब्लड ग्रुप के पास A वाला एंटीजन था नहीं, तो B ब्लड ग्रुप को A वाला एंटीजन नया एंटीजन होगा। और जब ये नया एंटीजन होगा तो ये एंटीजन नया आया तो B एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। और एंटीबॉडी निर्माण करने के बाद क्या होगा, तो दोनों में रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, फिर नया एंटीजन बनेगा। और इसी प्रकार से बनते बनते पूरी कोशिका को मार देगा और हम लोगों का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए A ब्लड ग्रुप B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जाता। चलिए ठीक है, अब A ब्लड ग्रुप आप AB को दीजिए। तो देखिए AB में जब ये A ब्लड ग्रुप आप AB को दीजिएगा तो हाँ A एंटीजन AB में है। अच्छा A एंटीजन AB में है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, इसके लिए नया है, कोई दिक्कत ना होगा। B ब्लड ग्रुप चढ़ाइए AB को तो देखिए B भी एंटीजन इसके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मतलब नया बात है, नया बात नहीं है, पुराने बात है, क्योंकि पहले से इसके पास एंटीजन है तो कोई दिक्कत है ना है। अब देखिए O चढ़ाइए तो इसके पास तक कोई एंटीजन नहीं है, चूँकि रिएक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी करता है तब तो रिएक्शन का कोई दिक्कत ना है। तो यानी कि AB को आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह सकते हैं, यानी सर्वग्राही, यानी कि कोई भी ब्लड आप AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। अब O के देखिए तो O ब्लड ग्रुप, O में कोई भी ब्लड ट्रांसफ़र होगा नहीं, क्योंकि A के पास ना तो एंटीजन है और ना ही एंटीबॉडी है। इसके पास कोई भी आएगा तो इसके लिए वो नया एंटीजन ही होगा, और नया एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी का निर्माण करके उसे समाप्त करेगा। इसलिए O में तो कोई ब्लड चढ़ाया जा नहीं सकता है, O में सिर्फ O ही चढ़ाया जा सकता है। अब O के देखिए दूसरा पे ट्रांसफ़र करके देखिए तो देखिए O को हम AB में ट्रांसफ़र किए, तो O को AB में ट्रांसफ़र कीजिएगा
तो O में तो एंटीजन है नहीं। जब एंटीजन नहीं है तो रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं है। तो आप देखिए एंटीजन जब नहीं रहेगा तो रिएक्शन होबे नहीं करेगा। तो आप O को AB में भी चढ़ा सकते हैं, B में भी चढ़ा सकते हैं और A में भी चढ़ा सकते हैं। अतः O को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता यानी सभी आदमी को देने वाला ब्लड कहा जाता है और AB को सभी आदमी से ब्लड लेने वाला कहा जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में जिसके पास AB ब्लड ग्रुप है वो किसी से ब्लड ले सकते हैं और जिसके पास O ब्लड ग्रुप है वो किसी भी आदमी को रक्त ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए इतना समझ गए। अब देखिए अब आपके साथ अब एक जादू होगा। देखिए हाल फिलहाल की ही बात है, कुछ साल पहले की बात है। एक बैक्टीरिया के खोज हुआ है और वो बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडेज। यह एक एंजाइम है। यह क्या करता है, ये जो आरबीसी के सरफेस पे हमने आपको बताया एंटीजन, ए टाइप एंटीजन या बी टाइप एंटीजन, ये जो एंटीजन पाया जाता है ना, उस एंटीजन को क्या करता है, तोड़ फाड़ देता है। यानी जितना एंटीजन है उसके सरफेस पर सब एंटीजन को तोड़ ताड़ के नीचे गिरा देता है, एकदम गोल बना देता है, यानी O बना देता है। और जब ये O बना तो देखिए O ब्लड ग्रुप में आप देखे थे कि ओकरा सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता था, इसीलिए वो O था। तो यानी कि इस ग्लाइकोसाइडेज बैक्टीरिया के मदद से हम कोई भी ब्लड ग्रुप को आप O ब्लड ग्रुप बना सकते हैं। और जब O ब्लड ग्रुप बना देंगे तो किसी भी आदमी को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। देखिए इससे भविष्य में कितना अच्छा बात होगा। चलिए अब RH फैक्टर समझ लेते हैं। देखिए RH यह रीसस मंकी यानी बंदर में सबसे पहले देखा गया, इसलिए इसे रीसस के RH रख लिया गया, अतः इसे RH फैक्टर कहा जाता है। देखिए आरबीसी के सरफेस पे हमने आपको बताया ए टाइप एंटीजन, बी टाइप के एंटीजन, और ये RH में क्या होता है कि उसके पास एक चौखुट टाइप के एंटीजन पाया जाता है। ये भी एक प्रकार के एंटीजन ही है जो आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, और जिसके पास पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिसके पास ये RH नहीं पाया जाता है उसे RH निगेटिव कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में समझा जाए, जिसके पास RH एंटीजन पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव यानी कि हाँ तोरा पास RH है, और जिसके पास RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उसे RH निगेटिव यानी कि कहने का मतलब तुम्हारे पास RH नहीं है। अब देखिए RH के आधार पर ब्लड ग्रुप को 8 भागों में बांटा गया है। चूँकि ABO के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया था। अब जिसके पास RH पाया जाता है उसे A पॉजिटिव A ब्लड ग्रुप वाला के साथ, और नहीं पाया जाता है उसे A नेगेटिव। उसी प्रकार से B वाला के पास जिसको पाया गया पॉजिटिव, जिसके पास नहीं पाया गया B नेगेटिव। AB वाला के साथ भी वही, जिसके पास पाया गया AB पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं पाया गया उसे AB निगेटिव। O वाला के साथ भी वही होता है, जिसके पास RH एंटीजन पाया गया उसे O पॉजिटिव, जिसके पास RH एंटीजन नहीं पाया गया उसे O निगेटिव कहा जाता है। आप इसमें मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर और मोस्ट यूनिवर्सल डोनर देख रहे हैं, उसे हम अभी आपको समझाते हैं। उससे पहले एक चीज़ समझा रहे हैं। देखिए क्या होगा जब RH पॉजिटिव वाले और RH निगेटिव वाले के एक दूसरे में रक्त को ट्रांसफ़र यानी ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए पहले RH निगेटिव का कोई व्यक्ति है, वो RH पॉजिटिव वाले आदमी को ब्लड दे रहा है। तो देखिए इस अवस्था में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव क्या दर्शाता है कि आपके पास RH एंटीजन नहीं है। तो जब RH एंटीजन नहीं है तो RH के पास RH पॉजिटिव के पास ऑलरेडी RH है, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई नया चीज़ नहीं होगा। और जब RH पॉजिटिव वाले को हम RH निगेटिव वाले में हम ब्लड चढ़ाएंगे तो चूँकि RH निगेटिव वाले यानी कि उसके पास RH निगेटिव नहीं है, और RH पॉजिटिव वाला यानी कि RH पॉजिटिव यानी RH एंटीजन इसके पास है, तो जब ये इसके पास एक नया एंटीजन RH निगेटिव वाले के पास जब जाएगा RH पॉजिटिव एंटीजन, तो फिर वो एंटीबॉडी बनाएगा और एंटी बना के रख लेगा। तो पहली बार चढ़ाइएगा तो कुछ नहीं होगा, और यही क्रिया आप दूसरी बार कीजिएगा तो एंटीबॉडी बना लिया है, और एंटीबॉडी बना लिया है, जब ही दूसरी बार चढ़ाइएगा तो एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा और समझिए पूरी कोशिका को मारने लगेगा। तो कहा यह जाता है कि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को
आप RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को अगर रक्त ट्रांसफ़र करते हैं तो सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। तो देखिए हम अब आ जाते हैं मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर और मोस्ट यूनिवर्सल डोनर। देखिए AB पॉजिटिव यानी कि एकरा पास AB एंटीजन है, BB एंटीजन है और RH एंटीजन भी है। तो जब इसके पास सब चीज़ है तो कोई भी ब्लड दीजिएगा तो एकरा लेल कोई नया एंटीजन नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी ब्लड ग्रुप है सब में या तो A एंटीजन है, नहीं तो B एंटीजन है, नहीं तो RH एंटीजन है, और नहीं तो हैवे नहीं करे कोई एंटीजन, यही ना है। तो इसके लिए कोई चीज़ नया नहीं होगा, इसलिए इसे मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब कोई भी आदमी को खून लेने वाला कहा जाता है। और इसे मोस्ट यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास ना तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है और ना ही RH एंटीजन है। तो चूँकि इसके पास कोई एंटीजन है ही ना है तो इस किसी को पास देगा अपना ब्लड तो कोई एंटीजन जैवे नहीं करेगा, और जब एंटीजन जैवे नहीं करेगा तो एंटीबॉडी का निर्माण होवे नहीं करेगा, और एंटीबॉडी का निर्माण होवे नहीं करेगा तो रिएक्शन होवे नहीं करेगा, इसीलिए इसे मोस्ट यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब देखिए RH फैक्टर ब्लड ग्रुप में हम आपको RH एंटीजन के बारे में बताएं। वैसे मोस्टली RH एंटीजन के बारे में ही ज्ञात किया जाता है, लेकिन आप थोड़ा डेप्थ में जाइएगा तो RH फैक्टर में 61 प्रकार के एंटीजन पाया जाता है, जिसमें से 5 एंटीजन इम्पोर्टेंट होता है। उसमें से पहला हो जाता है मतलब स्मॉल e, उसके बाद C, D, कैपिटल E और स्मॉल e, ये 5 प्रकार के उसमें से इम्पोर्टेंट होता है। जो मोस्टली हम RH फैक्टर यानी RH पॉजिटिव की बात करते हैं वो इसमें से D यानी तीसरा नंबर पे D है, उसके बारे में हम RH फैक्टर के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन ये 5 इसमें से इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ से देखिएगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकलता है, जिस व्यक्ति के पास ये 5 प्रकार के एंटीजन नहीं पाया जाता है, जो RH फैक्टर में हम आपको 5 इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, E, C, D और कैपिटल E और स्मॉल e, अगर ये 5 प्रकार के एंटीजन नहीं पाया जाता है जिस व्यक्ति में, उसे नल यानी RH नल ब्लड ग्रुप कहा जाता है। सिंपल समझिए, उसी को गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और देखिए गोल्डन ब्लड ग्रुप उसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके सामने आप कोई मेटल यानी कि आयरन उरन के सामान रखिएगा तो उसके शरीर में सट जाएगा, यानी उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। वैसा अभी तक 43 आदमी ही पाया गया है पूरे विश्व में, तो उसे गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो RH ब्लड ग्रुप में नल ग्रुप आप समझ गए, जिसके पास RH फैक्टर के 5 टाइप के एंटीजन नहीं पाया जाता है उसे नल ब्लड ग्रुप कहा जाता है, और नल ब्लड ग्रुप को ही गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और इस गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की संख्या अभी तक 43 है। और जिसके शरीर में गोल्डन ब्लड ग्रुप आ गया उसके शरीर में चुंबकत्व यानी चुंबक के गुण पाने लगता है, और उसके आसपास अगर कोई लोहा वोहा रखिएगा ना तो उसके शरीर में सट जाता है। तो चलिए, ये सब था ब्लड के बारे में चर्चा किए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस भी मकसद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उस मकसद पे कायम उतरूँ, ये मेरी सबसे पहली कोशिश रहेगा। चूँकि वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो रहा था, आपको पता है कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे स्टडी से फुर्सत नहीं होता है। जब भी फुर्सत होता है उस समय वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। चूँकि अभी दिवाली का छुट्टी है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देखते होइएगा कि वीडियो में फटाका उटाका क्या आवाज़ आता होगा, तो ये अभी जानते हैं दिवाली के समय से फटाका उटाका जानवे करते हैं, बच्चा लोग छोड़ता है तो उसका आवाज़ आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं है, जो समझाया उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा तरक्की की ज्योति जगाए रखे। तो चलिए, शुभ दीपावली आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।